मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर, वेरियस कंपोनेंट्स और इसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। ये एनिमल सेल एक एग्जाम्पल होता है यूकैरियोटिक सेल का, जैसा कि मैंने प्रायर वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे जो फीचर होता है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, ये इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोई भी सेल एक इनक्लोज्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोई भी सेल के बाहर जो आउटर लेयर होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एक सिलेक्टिव बैरियर फॉर्म करती है। कैसा बैरियर? सिलेक्टिव बैरियर। क्यों सिलेक्टिव? क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है इस मेम्ब्रेन की। तो जैसे कैसी चीजों को आने देती है? जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो भी सेल के सर्वाइवल के लिए, उसके हेल्थ के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके लिए तो ये मेम्ब्रेन, वो उन न्यूट्रिएंट्स को वो मेम्ब्रेन अलाउ करती है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल होता है इस सेल का, वो उसको जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाना और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले जाना। और ये क्या फॉर्म करती है? एक सिलेक्टिव बैरियर फॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल ये एक ऐसे सर्कुलर कुछ फॉर्मेशंस होते हैं सेल के अंदर, जो कि एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं और जो प्लांट सेल होती है उसमें बिग साइज के होते हैं। ओके, तो बेसिक काम होता है वैक्यूल्स का वाटर, जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो वैक्यूल का होता है। और प्लांट्स में ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रखना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। और एनिमल सेल में क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स वाटर एक एक पीरियड के बाद वो लेते रहते हैं, तो उसमें इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वैक्यूल में वैक्यूल को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रोमैटिन की लोकेशन कहाँ होती है? ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलस के बाहर। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये जो रीजन है एक फ्लूइड होता है इसके अंदर, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस न्यूक्लियर प्लाज्म में होती ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है डीएनए और प्रोटीन का। अब क्रोमैटिन का काम क्या होता है? क्रोमैटिन का काम होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में बांध के रखने का। अब ये डेंस फॉर्म में बांध के क्यों रखता है? क्योंकि इसको बांधने से जो डीएनए का जो डैमेज नहीं होता, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो ये डीएनए को बांध के रखता है। ये इट प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है, और जीन के एक्सप्रेशन में ये हेल्प करता है। तो क्रोमैटिन के 3 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? पहला, डीएनए डैमेज नहीं करता, डीएनए का रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये बात हो गई क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक छोटा साइज का होता है और ये इसकी भी लोकेशन पूरे ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियोलस। ओके, अब न्यूक्लियोलस को हम क्या रेफर कर सकते हैं? न्यूक्लियोलस को हम ब्रेन ऑफ द सेल रेफर कर सकते हैं। इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं, क्योंकि इसके ये न्यूक्लियोलस पे बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस क्या करता है? जब भी आरएनए एमआरएनए की जब भी जरूरत पड़ती है सेल को प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में, तो ये यहाँ से आरएनए रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है? साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है, ताकि प्रोटीन ट्रांसलेशन ये हो पाए प्रॉपरली। ओके, तो ये हो गई बात न्यूक्लियोलस की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये जो है ना, ये पूरा ये है न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है और इसमें जो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ना, और इसमें पोर्स होते हैं। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसमें ये पोर्स होते हैं। इनका पोर का काम क्या होता है, या पोर्स कह सकते हैं, या इन्हें एक टाइप का चैनल कह सकते हैं। ये इसका बेसिक काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स ये एक जो भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में इनको अलाउ करते हैं टू गो
ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और इसके बाहर जितना भी फ्लूइड है इसके अंदर, इस सेल के अंदर, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर वाले जो फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये राइबोसोम्स, ये स्मॉल स्मॉल, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे सेल में होते हैं और इन्हें कहते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को हम क्या क्या रेफर कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम्स। और देखिए ये यहाँ पे भी यहाँ ये छोटे छोटे से ये जो स्ट्रक्चर है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये सारे राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो ये पूरे सेल का सबसे छोटा सा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है कह सकते हैं राइबोसोम्स को। और ये जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से घेरे रहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या फिर उसकी स्किन पे पूरे भरे रहते हैं। तो इस जो राइबोसोम्स का बेसिक काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, और जो प्लांट सेल होती है उसमें 70S टाइप के होते हैं। अब 70S और 80S का क्या मतलब हुआ, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं और जो प्लांट सेल के राइबोसोम्स होते हैं, अगर उनको एक ग्लास में पानी डाल के उसके अंदर डाला जाए, तो जो एनिमल सेल की जो राइबोसोम्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो वो कौन से हुए, वो 80S हुए। और जो 70S वाले होंगे वो बिल्कुल ऊपर तैरते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में जो कुछ भी होता है वो प्लांट सेल से थोड़ा बेटर होता है, हैवी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो पार्ट है, इसके ऊपर देखिए राइबोसोम्स बिल्कुल भी नहीं है, ये स्मूथ है। तो इसका काम क्या हो गया, वसा बनाना या फिर फैट बनाने का काम होता है इसका। जो भी चिकना होता है, स्मूथ होता है, वो होता है वसा बनाने का काम करता है। ठीक है, ये तो इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स वाला पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाता है प्रोटीन, और ये जो स्मूथ वाला है ये बनाता है फैट। तो ये हो गया फंक्शंस। ओके, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो भी ये लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है जो इसके अंदर होता है, पूरे सेल के अंदर होता है ये फ्लूइड, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे कंपोनेंट्स या ऑर्गेनल जो भी होते हैं ये अपना सिंथेसिस करते हैं, ये अपना वर्क करते हैं, ये जो भी करते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये तैरते भी रहते हैं इसके अंदर ही। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। मैंने आपको बता दिया ये चैनल होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ये आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के ये डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, इसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। अब सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल बेसिकली ये एक प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना होता है बेसिकली सेंट्रियोल। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये और लंबे लंबे से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये इन्हें हम ट्यूबलिन कहते हैं, ये लंबे लंबे से स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोटीन से बने होते हैं और इसे हम ट्यूबलिन कहते हैं। और ये इनका बेसिक जो काम होता है वो स्ट्रक्चर प्रदान करना होता है, किसी सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोट्यूबल्स को हम कह सकते हैं एक स्केलेटन ऑफ अ सेल, कि जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है हमारी बॉडी को, ऐसे ही ये जो ट्यूबलिन जो होते हैं ये स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं सेल को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। ओके, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़्यादातर सभी बच्चों को पता ही होता है। एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी पावर यहाँ बन रही है। तो जो सारी पावर जो होती है वो ग्लूकोज, जो एटीपी, ये सारी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। ठीक है, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने।
ओके। तो इस ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल की इसलिए होता है एनर्जी ट्रांजैक्शंस के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सेल्फ सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हम सांस लेते हैं फेफड़ों के थ्रू, और तो ये सेल कैसे सांस लेती है, ये सेल लेती है सांस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। जो ऑक्सीजन जो लेती है सेल, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके क्या करता है, ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी बनाता है। तो अब एटीपी जो 38 एटीपी बना लेता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 ग्लूकोज। तो 38 एटीपी इज इक्वल्स टू 1 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल के सर्वाइवल के लिए। ग्लूकोज मतलब ऊर्जा। ठीक है। और इसके अंदर की जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी। तो इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करूंगी मैं आप नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं इसका, उसके फंक्शंस के बारे में। तो बेसिक अभी हम बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके फंक्शन के बारे में। तो आप अभी के लिए ये इतना इनफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, इसमें पूरी ऊर्जा बनती है और यही सांस लेने का काम करता है किसी सेल में। और ये 38 एटीपी बनाता है और फिर ये ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट करता है, 1 ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके। तो आगे आगे हम बात करते हैं। बात ये हो गई हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात हमने नहीं की अभी तक। तो गोल्जी बॉडी देख सकते हैं, ये एक लंबे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी, इसकी खोज क्या किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम ही गोल्जी पड़ गया। गोल्जी प्रिपेयर करता है लिपिड और प्रोटीन। ठीक है। और गोल्जी का काम क्या होता है, गोल्जी का काम होता है लिपिड और प्रोटीन बनाना और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा कोई कोई अगर कोई रनर है, बहुत ज्यादा रन करता है, तो उसको एनर्जी अपने लेग्स में चाहिए, थाइज में चाहिए। तो ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करेगा लेग्स और थाइज की तरफ, इन कंपेयर टू हैंड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके। अब जैसे कोई लिख रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी एनर्जी उसके आर्म्स में चाहिए, उसके फिंगर्स में चाहिए। तो ये क्या करेगा, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की तरफ। ओके। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिपेयरिंग प्रोटीन एंड लिपिड। ओके। राइबोसोम्स की ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये एक दूसरे से बाउंड हैं, एक दूसरे के साथ एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स है ना। ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को ही हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। अब ये पॉलीराइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो ये जो प्रोटीन बना, ये बेसिकली ये mRNA से बिल्कुल ये जुड़े होते हैं, इसके बीच बीच में mRNA होता है और ये पॉलीराइबोसोम्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। और ये अमीनो एसिड के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके। तो आई थिंक ये पूरा सेल स्ट्रक्चर, जो एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर, वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।